एपिसोड 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल के एपिसोड में हम कोरोना महामारी के बारे में चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से। तो आज के एपिसोड में उनके साथ चर्चा जारी रहेगी। चलिए करते हैं उनसे बातचीत। लोगों के मन में ये सवाल है कि जो क्वारंटीन किया गया व्यक्ति है, उनके माध्यम से कितना कोरोना फैलने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए वही है कि क्वारंटीन से पहला वर्ड है आइसोलेशन। हम्म। तो शुरू के 10 दिन उस व्यक्ति को जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे बिल्कुल एक सिंगल कमरे में रहना होता है, और जो उसकी देखभाल कर रहा होता है उसे भी एक सेपरेट अलग कमरे में रहना चाहिए, जिससे कि वो केयर लेता हुआ पूरी अपनी केयर भी लेनी है और उसे मरीज की केयर भी लेनी है, और वो भी किसी और के कांटेक्ट में ना आए जो उनकी केयर ले रहा है। तो शुरू के 10 दिन तो बिल्कुल आइसोलेशन में रहना है। तो ऐसा मरीज बिल्कुल दूसरे व्यक्ति को कोरोना दे सकता है, तभी एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट आइसोलेशन का प्रावधान है। हाँ, 10 दिन के बाद वो अपने घर में मास्क वगैरह पहनकर बाकी लोग भी मास्क का पालन करें, उसे हम क्वारंटीन वर्ड बोलते हैं 7 दिनों के लिए। या फिर जिसका कंफर्म नहीं है उसको कुछ पीरियड के लिए क्वारंटीन करते हैं। माना कोई बाहर से आया, कोई लक्षण नहीं है, हमने जांच भेज दी है, जांच की रिपोर्ट पेंडिंग है, तब तक वो कुछ दिनों के लिए 4 से 6 दिन या 7 दिन अलग से रहे तो उसे क्वारंटीन कहते हैं। जी। तो बिल्कुल ऐसा मरीज, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम नहीं भी है या है तो दूसरे को कोरोना दे सकता है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसा कोई फैमिली है जहाँ पे अगर 4 लोग हैं, चारों को ही कोरोना है और वाइफ को ही खाना बना के देना है, लेकिन सपोज कि वाइफ ही घर में है काम करने वाली और उनको ज्यादा सिम्टम्स है, बाकी लोगों को कम है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि वो ही खाना बना पाएंगे, बच्चों को भी वही दे रही हैं खाना बना के, और हस्बैंड भी कोरोना से पीड़ित हैं, बच्चे भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें डॉक्टर साहब? देखिए बिल्कुल, एक तो ये बात है कि अगर घर के सभी लोग कोरोना पीड़ित है तो वो एक ही कमरे में या उस घर के अंदर रह सकते हैं, एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। जी। और ये कोई जरूरी नहीं कि मदर ही खाना बनाए, फादर भी बना सकते हैं, या फिर वो बहुत सारी देखिए सामाजिक संस्थाएं भी इस तरह का काम कर रही हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह की हेल्प मिल सकती है कि शायद 2 टाइम का खाना उन्हें घर बैठे मिल जाए। या फिर आजकल जो डिलीवरी सिस्टम है, जोमेटो और ये सबसे भी वो लोग कॉल करके मंगा सकते हैं। फिर भी शासन इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोग घर पर भूखे ना रहे, तो वो लोग बिल्कुल हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते हैं। दवाई के अलावा खाने के संबंध में उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या भोजन के माध्यम से भी कोरोना फैलता है? नहीं नहीं, देखिए भोजन के माध्यम से कोरोना फैलने का कोई लॉजिक या अभी तक इंसिडेंट नहीं मिला है, क्योंकि खाना तो जी। गर्म किया जाता है अच्छे से। जी। हम लोग कच्चा खाना नॉर्मली नहीं खाते हैं। पहले सलाद वगैरह को लेके काफी फियर था, लेकिन वो भी प्रूव नहीं हो पाया है। तो ऐसे में खाने को लेकर भ्रम ना करें, लेकिन हाँ, जो जैसे कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति है उसके बर्तन वगैरह पर कोरोना लगा रह सकता है, तो वो बर्तन जरूर से अलग से धुलने चाहिए, या कोई ऐसा ही व्यक्ति उनको धोए कि जो पूरी सावधानी ले। जी। और डॉक्टर साहब, ये काफी लोगों के मन में ये भ्रम है कि कोरोना से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या ये सच बात है, और यदि है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो लोग रिस्क पर हैं हार्ट अटैक के लिए, जैसे बड़ी उम्र है, डायबिटिक्स है, जिनका मोटापा है, या पहले से लिपिड प्रोफाइल वगैरह गड़बड़ है, या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, ऐसे ही लोगों में इस तरह की ज्यादा गंभीर स्थिति का ज्यादा चांस रहता है। तो जब भी वो एडमिट होते हैं या डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो उनको इस तरह की प्रिवेंटिव मेडिकेशन दी जा रही हैं, जो ब्लड थिनर आप बोलते हैं, एस्पिरिन, या फिर एंटीकोगुलेंट्स वगैरह, जो किसी भी इस तरह के इवेंट को प्रिवेंट करने में सक्षम है। तो उन्हें घबराना तो नहीं है। अपनी जो मेडिसिन है, बहुत लोग क्या हो रहा है कि कोरोना के चक्कर में आप देखिए बहुत सारे अस्पताल कोरोना ओनली बन गए हैं, तो उनका अपना मेडिकल ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है उनको अपनी पुरानी बीमारियों के लिए, और वो दवाई छोड़ देते हैं। वो चीजें गलत है, उनको दवाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो दवाई भी वो लेते रहे हैं पहले, क्रोनिक दवाइयां हैं चूंकि वो तो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, वो जरूर से लेते रहे। कोरोना की दवाई के साथ भी लें और कोरोना की दवाई के बाद भी लें, उन दवाइयों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बाकी इस तरह की कोविड, पोस्ट कोविड जो ये इवेंट्स हैं, इनको रोकने के लिए दवाई दी जा रही है। थोड़ा हाई चांस तो रहता ही है, जो रिस्क पर है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें अपना।
डॉक्टर साहब आजकल सभी घरों में घरेलू काढ़ा बना के पी रहे हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों को उससे भी तकलीफ़ हो रही है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स पहले तो नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे हाँ किसी के घर में डायबिटिक कोई पेशेंट है, वो क्या करते हैं टीवी में जो काढ़ा बताते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर लोग को वो सूट करे। तो ऐसे में आप क्या हमारी जनता को बताना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल काढ़ा है, स्टीम लेना है, गरारे या गार्गल है, हुँ। ये सब चीजें लिमिटेड यूज के लिए ही हैं। जी, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि 7-8 बार काढ़ा पी ले रहे हैं, उनसे बिल्कुल। पेट में हुँ। गैस्ट्राइटिस हो जा रही है, हुँ। वरना तो गला ही छिल और जल जा रहा है। जी। बहुत ज्यादा गर्म भाप ले ले रहे हैं तो उससे भी गले में म्यूकोसा को नुकसान हो रहा है, हुँ, तो वो हुँ। उल्टा नुकसानदायक साबित हो रही है। हुँ, तो हुँ। ये सब चीजें बिल्कुल मॉडरेशन में करनी है। आप 1 या 2 बार काढ़ा ले सकते हैं, वो भी तब जब आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। अगर पेट में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो काढ़ा आप पतला भी कर सकते हैं थोड़ा, और दिन में 1 या 2 बार काफी है। हुँ, बहुत हुँ। लोग देख रहा हूँ कि 7-8 बार तक काढ़ा ले ले रहे हैं, तो वो चीजें गलत है। सेम गरारे भी वो कर ले रहे हैं तो गला छिल जा रहा है। तो सब चीजें तरीके से करेंगे तभी ये चीजें फायदा करेंगी। जी। तो इस तरह की चीजों में बहुत पैनिक ना करें, एक मॉडरेशन में करें। ये सब चीजें अदरवाइज हेल्पफुल हैं। हुँ, हुँ। और बिल्कुल मैम। जी डॉक्टर साहब जो कोरोना से जो ठीक होके मरीज घर में लौटे हैं, हाँ उनको स्पेशली क्या एहतियात बरतना है? क्या वो योगा वगैरह करें, जैसे वो रूटीन योगा करते थे, हाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए उन्हें या नहीं? और उनको क्या पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने चाहिए जो ठीक होके घर वापस गए हैं? हाँ, देखिए मैम, एक तो उनको कुछ मेडिसिन दी जाती है, हालांकि वो कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, मल्टीविटामिन है। जी। वो अपनी मेडिसिन जरूर से लें। उसमें हो हुँ, सकता है ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट जो क्लॉटिंग रोकने के लिए हेल्पफुल है, वो दवाइयाँ भी हो। हुँ, दूसरा, उस टाइम पर उनका शुगर थोड़ा सा देखने में आया है। जी। कोविड बीमारी भी शुगर बढ़ाती है। हुँ, इसमें यह नहीं कि स्टेरॉइड का यूज ही शुगर बढ़ा रहा है। जी। कुछ लोगों की डायबिटीज भी अनमास्क हुई है, मतलब पहली बार पता चली है। तो हुँ, उन हुँ, सब चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे में जो अभी कुछ नई स्टडीज आई हैं कि बहुत ज्यादा शुगर वाला खाना नहीं खाना है, हुँ, जिससे हुँ, वायरस को रिप्लिकेट करने का लिए एनर्जी ना मिले। तो ऐसे में बैलेंस डाइट लेते रहें, अपनी हल्की हल्की एक्सरसाइज अपने टॉलरेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल। पहले दिन ही 5 किलोमीटर भागूंगा। जी। आप आधा किलोमीटर का वॉक करिए पहले दिन, दूसरे दिन बढ़ाइए जितना आप बिना थके, चूंकि इसमें थकान भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स आ रहा है। हम हुँ, देख रहे हुँ, हैं कि ज्यादातर लोग थकान की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो जी। ऐसे में ऐसा कुछ भी ना करें कि बहुत ज्यादा आपने एडजस्ट करना है अपने को, बहुत थका लेना है। और बाकी योगा तो बहुत ही हेल्पफुल है। हुँ, हुँ, इसमें योगा के साथ साथ प्राणायाम जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं कि हम लंबा सांस लें, फिर सांस को रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। हुँ, ये हुँ, सब फेफड़े के लिए भी अच्छा है। तो वो सब करते रहें। और बाकी अपना एक हाइड्रेशन, मतलब पानी की मात्रा। हुँ, हुँ, पानी में जूस भी हो सकता है, सूप भी हो सकता है, बाकी पानी भी हो सकता है। तो क्योंकि खून थोड़ा गाढ़ा होने की इसमें एक आशंका रहती है, जैसे क्लॉटिंग जिससे बढ़ती है, तो वो पानी और हाइड्रेशन की मात्रा भी अपनी ठीक रखें। जी। ये 5-6 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है घर पर। हुँ, हुँ। और बिल्कुल डॉक्टर मैम। साहब जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है तो अभी जो थर्ड वेव आ रही है, क्या दोबारा वो उसके शिकार हो सकते हैं? देखिए मैम, जो कोरोना का एक बार संक्रमण होने के बाद लगभग 4 से 5 महीने, 4 महीने जी। के लिए इम्यूनिटी मिलती है। हुँ, हुँ। 4 महीने के बाद बिल्कुल वो लोग रिस्क पर हैं, तो तभी सरकार ने उनकी जो वैक्सीन की आप देखेंगे हुँ, तो हुँ। 3 महीने बाद का रिकमेंडेशन दे दिया है कि 3-4 महीने बाद आप अपनी वैक्सीन जरूर ले लें। हुँ, हुँ। क्योंकि बिल्कुल इम्यूनिटी, फिर वैक्सीन वाली इम्यूनिटी करीब 6 महीने या 8 महीने या 1 साल तक काम करेगी। तो बिल्कुल जी। ऐसे में थर्ड वेव का शिकार वो हो सकते हैं, क्योंकि जिस रिस्क फैक्टर की वजह से वो अब शिकार हुए हैं वो बाद में भी रहेंगे। तो हुँ, हुँ। ऐसे में उनको बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब जैसे कि हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ ही रहे हैं तो हॉस्पिटल्स में बेड्स की काफ़ी समस्या है। तो ऐसे में हाँ। जैसे हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, यदि हम्म। किसी को अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं और मौत हो जाती है या मेंटल प्रेशर हो जाता है, तो ऐसे में कुछ फर्स्ट एड टिप्स जैसा यदि आप कुछ बता पाएँ? बिल्कुल मैम। देखिए पहली बात तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। हुँ, हुँ। और पिछले कुछ दिनों से बेड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव करी है। जी। आज की तारीख में ही आप देखेंगे तो जो उत्तराखंड में 9,000 केस तक डेली आ रहे थे, हुँ, वो हुँ। 3,000 से कम है। बिल्कुल। देहरादून के अंदर भी 4,000 केसेस टच कर गए थे, जो कि आज 1,000 के आसपास ही हैं। हुँ, हुँ। मेरे दून हॉस्पिटल में भी आज आधे ही बेड भरे हुए हैं। जी। तो बेड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, अब उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक ना करें।
सरकार ने जो कोविड केयर सेंटर है माइल्ड केसेस के लिए वो भी बनवा दिए हैं। वहाँ तो शुरू से ही वो लगभग खाली रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग घर पर रहना पसंद करते हैं ऐसे जिनको माइल्ड प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आगे हमेशा मेडिकेशन ले। ऐसा अपने आप से मेडिकेशन को छुपाना या अपनी कंडीशन को छुपाना वो बहुत गलत साबित होता है। तो आपको हल्के भी सिम्टम्स हैं तो जरूर से जांच करवाएं और मेडिकेशन शुरू कर दें। और ऐसा नहीं है कि बेड की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, आगे उम्मीद करते हैं कि ये चीजें अब धीरे धीरे कंट्रोल आ रही हैं। तो ऐसे में ये बेड के लिए पैनिक बिल्कुल भी ना करें। सरकार ने इसका एक पोर्टल भी दे दिया है, वहां आप चेक कर सकते हैं और जा सकते हैं, बेड मिल जाएगा। बाकी रही बात एहतियात की, तो 3-4 बातें ये हैं कि कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं किसी भी डॉक्टर की सलाह से, उसमें एक तो ये कि लगातार बुखार बने रहना या बुखार का अचानक में 5वें 7वें दिन बढ़ जाना, एक तो ये बहुत बड़ा साइन है कि शायद इन्फेक्शन बढ़ रहा है अंदर। दूसरा, खांसी का बढ़ जाना, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी। तीसरा, सांस फूलना या छाती में भारीपन होना। अगर आप कुछ भी देर चलने के बाद, सपोज 6 मिनट बाद सांस फूल जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है। चौथी चीज है SpO2, जो आप नापते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में। अगर वो 94 के नीचे जाए या फिर चलने के बाद 3 से 4 डिग्री का उसमें अंतर या गिरावट आ जाए, जैसे पहले आपकी नॉर्मली 98 रह रही, चलने के बाद वो 93 94 पर जा रही है, तो कुछ एक ये ऐसे 5-6 साइंस हैं जो डेंजर साइन बोल सकते हैं। जो सब होम आइसोलेशन में रहने वाले या जो अस्पताल में भर्ती नहीं है, उन लोग को ध्यान रखने चाहिए और ऐसे किसी भी केस में एक अच्छे अस्पताल की सेवाएं देखनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, अभी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का भी बहुत ये बोलबाला चल रहा है और मुझे तो लगता है कि न्यूज़ के माध्यम से तो लोग आधे ज़्यादा सुन के डर जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ज़रा हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए ब्लैक फंगस तो एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, हम लोग इसको OI अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है। जैसे HIV का पेशेंट है, अब तो HIV के पेशेंट भी आप देख रहे हैं तो बहुत कम हो चुके हैं। दूसरा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ओल्ड एज है, किडनी फेलियर वाले हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इस तरह की दवाइयों पर हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, तो ऐसे लोगों में भी ही होता है। और अभी कोविड वाले केस में इसका मल्टीफैक्टोरियल कारण है कि ये हम लोग को यहाँ इंडिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे हर चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, उसमें बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड की बात है, अनकंट्रोल शुगर की बात है, कहीं ऑक्सीजन इनहेलेशन की बात भी है कि पानी में तो स्पोर नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसे में मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। हमारे उत्तराखंड में ये चीजें काफी कम आई हैं, ज्यादातर केस बाहर से आए हुए हैं और इस तरह के सेंटर बना दिए गए हैं जहाँ इसका डायग्नोसिस और इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है या जो भी है आपका अटल आयुष्मान योजना में किया जा रहा है। और इसमें मेन बात अपनी इम्यूनिटी की ही है। अगर इम्यूनिटी लो है तो वही वाले पेशेंट ज्यादा रिस्क पर हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अभी तक ये 1% ऑफ 1%, मतलब 0.01% जो सीरियस पेशेंट है उनमें ये पाया गया है। तो अभी भी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा फैला है। हाँ, करीब 7-8 हजार केस पूरे इंडिया में इस टाइम हो गए हैं। तो आप देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 लाख सीरियस पेशेंट भी इंडिया में थे, तो उनका ये 1% भी अभी तक नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ये डॉक्टर्स लेवल की चीजें हैं, मतलब इसमें घर पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अपना ध्यान ही रखें कि आपकी आंख में लालपन आ रहा है कोविड के बाद। कोविड भी तब जब आप अस्पताल में रहे हो, छुट्टी होने के बाद या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसा नहीं कि जिसका इलाज घर में चलाओ उसे ये फंगस हो जाएगा। ये फंगस का चांस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ही है जहाँ जो आईसीयू में लंबे समय तक रहे हैं, जिनको स्टेरॉइड चला है, शुगर है, तो वो लोग का ध्यान रखना है। वो अस्पताल में उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तो कि आंख में लालपन है, नाक में लालपन है, भारीपन है, आंख का ना मूव करना, हल्का सा लगता है कि बाहर आ जाए, बाहर आ गई आंख, या फिर चक्कर आना, एक सिर में एक तरफ दर्द रहना, ये कुछ इस तरह के लक्षण है, या नाक से खून आना या मुंह से खून आना, ये कुछ लक्षण है जिनका ध्यान रखा जाए। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको अपने नाक कान गले के डॉक्टर या आंख के डॉक्टर को मिलना चाहिए। और हर अस्पताल में इस तरह की टीम बना दी गई है जो इस तरह के केसेस को डील कर रही है। तो ऐसे में आम पब्लिक को इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम डेवलप हो जा रहे हैं तो ऐसे केस में डिले ना करें,
क्योंकि आरटीपीसीआर में कई बार पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव आने का चांस 30% तक है। जी। तो ऐसे केस में जरूर से पूरी प्रिकॉशन लें, और अगर बच सकते हैं तो गैदरिंग में अभी तो बचना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे कि काफ़ी रिपोर्ट्स में जो रैपिड टेस्ट लोग कराते हैं, रैपिड टेस्ट अगर नेगेटिव आता है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट जब कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये क्या रीज़न है? तो ये मतलब हमें आरटीपीसीआर को ही ट्रस्ट करना चाहिए, रैपिड टेस्ट नहीं कराना चाहिए, या आपकी क्या राय है? नहीं मैम, देखिए रैपिड टेस्ट बहुत रैपिड है, विदिन 5 मिनट रिजल्ट आते हैं इसके। जी। और इसकी सेंसिटिविटी जो हम बोलते हैं, किसी भी टेस्ट की एक सेंसिटिविटी होती है, कितने वो केस पकड़ सकता है, वो थोड़ी लो है। तो ऐसे केस में अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो हमारा बहुत ज्यादा मेहनत बच जाती है आगे की, और हमें हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे, और नहीं तो अगर सिम्टम्स हैं तो हम आगे आरटीपीसीआर भी करवाते हैं, जो कि 1 दिन बाद रिपोर्ट मिल पाती है। तो ऐसे केस में आरटीपीसीआर को, ये रैपिड टेस्ट को टोटली डिस्कार्ड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, हम लोग बहुत लार्ज नंबर बहुत जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें ये शायद नेगेटिव गलत है, तो हम वो आरटीपीसीआर भेज देते हैं। तो बिल्कुल रैपिड टेस्ट, और आजकल तो सरकार ने वैसे भी अगर सिम्टम्स हैं आपको कोविड के, तो टेस्ट की वजह से आपको इलाज की मनाही नहीं होगी। तो ऐसे केस में एडमिशन भी मिल जाता है। अगर कोई भी बहुत सिक फील कर रहा है कि नहीं मुझे तो बुखार है या सांस फूल रही है, तो रैपिड टेस्ट या आरटीपीसीआर की नीड पॉजिटिव होने की कोई नहीं है, हम लोग एडमिट करते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये सरकार द्वारा जो ई संजीवनी जो पोर्टल है, उसमें अब ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसकी जानकारी भी आप जनता को दें। हाँ देखिए मैम, ये ई संजीवनी पोर्टल बहुत ही यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर अस्पताल में सिर्फ कोविड ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, और बाकी इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। जी। तो ऐसे में ई संजीवनी पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर, और वहाँ आपको एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा, आप डॉक्टर से 1 to 1 बात कर और वो आपको फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर भेज देते हैं, जो आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। जी। तो बिल्कुल इस बात का फायदा उठाएं, जो भी इसका प्रोसेस है मोबाइल के थ्रू भी है, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी। और सर, तो फिलहाल तो हमारे स्टे फिट स्टे हेल्दी एपिसोड में इतना ही, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर आपसे जल्द ही मुलाकात भी करेंगे, और आपसे फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय के बारे में, या यदि जनता को कुछ सवाल पूछने हैं तो वो हम फिर आपसे सर संपर्क करेंगे, और आशा करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी जनता को बहुत लाभ मिलेगा सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। कोरोना वैक्सीन समय पर जरूर लें, और ई संजीवनी पोर्टल पर रजिस्टर करके आप ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे फिट एंड हेल्दी एपिसोड में आज इतना ही, और जल्द आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे किसी अन्य हेल्थ रिलेटेड इशू पे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे यानी डॉक्टर कंचन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।